हेलो, मेरा नाम तरुण है और मैं एक्टर हूँ, एंकर हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं रेडियो इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुका हूँ। 2 साल मैंने रेडियो मिर्ची में काम किया और 2 साल मैंने बिग एफएम में काम किया। मैंने मास कम्युनिकेशन किया है और ड्रामेटिक डिप्लोमा किया है और काफ़ी सालों से थिएटर भी कर रहा हूँ। और अभी मैं टीवी सीरियल्स के लिए फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं कुछ चांस मिले तो मैं भी बताऊँ कि जी हाँ, मुझे भी कुछ आता है, कुछ मैं करके दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ईटीवी राजस्थान की कुछ क्लिप्स इसमें डाली है। दास्तान जुर्म एक सीरीज़ आती है, उसमें मैंने काम किया है। और एक इसमें वीडियो आपको देखने को मिलेगा दरगाह शरीफ का, अजमेर का, जिसमें मैंने काम किया है। आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आए और आप मेरी ओर नज़र करें। पासे जिम्मेदारी निभाने के वास्ते परदेश को चला वो कमाने के वास्ते। किस्मत की बात खूब चला उसका रोजगार, घर लौटने लगा वो बहुत हो के बेकरार। लिखा ये माँ को खत के न करना कोई खतर, मैं आ रहा हूँ साथ बहुत लेके मालो जर। ताजो बहन के घर में गुजारूंगा एक रात, आ जाऊंगा मैं सुबह को, क्या फिक्र की है बात। ताजो बहन का जब के मिला रास्ते में घर, भाई मुराद ठहर गया हो के बेखतर। उसको खबर न थी है इरादा बहन का क्या, हारा थका सफर का था फौरन ही सो गया। गुजरी जो आधी रात तो ताजों ने ली कटार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार। मारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर, एक चीख मार कर वो हुआ खुद से बेखबर। भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। फिर लाश को जमीन में उसने दबा दिया पीरान पीर से। अलकिस्सा अपने पीर की दिल में बसा के याद, जाकर वहीं वो सोई जहां दफन था मुराद। बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया, अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा। बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहां हूँ वहीं मैं दबा हुआ। होनी जो बात थी वो हुई, गम न कीजियो, ताजो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाल इज़्तिराब, देखा जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। मार के ताजो ये क्या किया, लालच में जर के खून बहाया है भाई का। भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी, क्या हश्र में खुदा को यही मुंह दिखाएगी। फिर माँ लिपट के लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं 100 जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़कर। बुढ़िया अभी थी गिरियो जारी में मुब्तला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर। रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया, बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया।
वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा, बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया, बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को। घटना से करीबन 2 महीने पहले एक दिन बातों बातों में अच्छे लाल ने रमेश की मर्दानगी पर मजाक करते हुए उस पर अपने और उस लड़की के रिश्तों का खुलासा कर दिया। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश का दिमाग ये जानकर मानो फट पड़ा। जहां उसे इस बात की तकलीफ थी कि उसके जिगरी दोस्त ने उसे धोखा दिया, वहीं उसके तन बदन में ये आग लगी थी कि अच्छे लाल ने भाई बहन के पाक रिश्ते को वासना की आग में जला डाला था। हर पल उसके दिल में बदले की आग और ज्यादा भड़क रही थी और उसने आखिरकार अच्छे लाल को खत्म करने का फैसला कर लिया। रमेश ने अच्छे लाल पर हमला कर दिया। दोनों में संघर्ष हुआ। रमेश ने पीछे से अपने हाथ से अच्छे लाल की गर्दन दबाई और झटका दिया। अच्छे लाल बेहोश हो गया। रमेश का जुनून अपने चरम पर था। वो बेहोश अच्छे लाल को घसीटकर खंडर में ले आया। पर गुस्से में उस पर पत्थर से वार कर दिया। जब उसका जुनून शांत नहीं हुआ तो उसने उसी पत्थर से कई बार अच्छे लाल के चेहरे पर चोट की और शक्ल बिगाड़ दी। उसके बाद उसने अच्छे लाल की जेब से 3000 रुपए और उसके कमरे की चाबी निकाली। लाश की शिनाख्त ना हो पाए इसलिए उसने अच्छे लाल के कपड़े उतारे और उन्हें खंडर की छत पर फेंककर वापस चला गया। रमेश सीधे अच्छे लाल के घर पहुंचा और उसके कमरे से वीसीआर उठाया। कत्ल के वक्त पहने गए सैंडल उसने छिपा दिए। अब उसका जुनून उतर चुका था। पुलिस से बचकर भागने के लिए उसने कुछ कपड़े खरीदे, लेकिन तब तक पुलिस की नजर उस पर पड़ चुकी थी। रमेश ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अच्छे लाल के मजदूरी का काम करने वाला सुखदेव कुछ समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। इस 2-3 महीने पहले उसे बीमारी ने घेर लिया। कई जगह इलाज के बावजूद जब उसे कोई फायदा नजर नहीं आया तो उसने इसके बारे में इधर उधर लोगों से बात करनी शुरू की। इस पर किसी ने उसे बीमारी का कारण टोटका बता दिया। इन परेशानियों के दौर में सुखदेव के भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सुखदेव इन दिनों अपनी पूरी मां के साथ रहने लगा।
शांति देवी की सब्जी की उधारी भी सुखदेव पर काफी चढ़ गई थी। जब भी शांति देवी अपने पैसों का तकाजा करती, उस दिन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती। ऐसी ही कहासुनी वारदात से पहले वाले दिन भी हो गई थी। को किसी ने उसकी परेशानियों से छुटकारा पाने के उपाय बताते हुए कहा कि उसकी बर्बादी का कारण ये औरत है जो रात को बिल्ली उसके घर आती है और उसका खून पीकर उसकी सेहत को दिन पर दिन गिरा रही है। वो औरत जिंदा है, सुखदेव ठीक नहीं रह सकता। इस के बाद सुखदेव ने यह बात भी सुन रखी थी कि टोना टोटका करने वाली औरत की शक्तियां उस समय कमजोर होती हैं जब वो अपवित्र होती है। ऐसे में उनको मारना आसान होता है। इस बात को ध्यान में आते ही सुखदेव ने रात को ही फैसला कर लिया कि सुबह जब शांति देवी से निकलेगी वो उसे मारकर उस दुष्ट शक्ति को खत्म कर देगा। योजना के अनुसार सुबह अंधेरे ही कुल्हाड़ी लेकर वो उस गली में छिपकर बैठ गया। शांति देवी के उधर से निकलते ही उसने पीछे से कुल्हाड़ी का एक भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। अचानक हुए हमले से शांति देवी चीख कर गिर गई। जब तक वो किसी को मदद के लिए पुकारती, कुल्हाड़ी के एक और वार ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। हरिराम चीख सुनकर वहां आया। शांति देवी के सिर को लेकर जा चुका था। वो खत्म कर देना चाहता था। उसे पता था जब तक जयवीर जिंदा रहेगा मौत उसके सर पर मंडराती रहेगी। उसने तुरंत फैसला लेते हुए जयवीर की हत्या की सुपारी प्रताप सिंह नाम के आदमी को दे दी। थाना पुलिस के अनुसार प्रताप सिंह भी इस बात को जानता था कि जयवीर को मारना इतना आसान नहीं है। अगर कहीं दांव उल्टा हो गया तो जान उसकी भी जा सकती है। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका गीता का सहारा लिया और उसके चारों तरफ ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया कि बचना नामुमकिन हो जाए। Thank you for being with me and thank you for watching my show reel. Thank you very much.